पिछले क्लास में हम लोगों ने यह देख लिया था चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह मौर्य वंश का संस्थापक होता है और एक बड़े राज्य की स्थापना करता है और प्रथम बार भारत का पूरा क्षेत्र जो होता है उसके अधीन आ जाता है। और इसकी मृत्यु जो होती है वह जैन परंपरा के अनुसार, जिसे संलेखन पद्धति भी कहते हैं, भद्रबाहु के साथ वह दक्षिण भारत कर्नाटक में जाता है और चंद्रगिरी पहाड़ पर उपवास के माध्यम से, संलेखन के माध्यम से वह अपनी जीवन को समाप्त करता है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो होता है उसका पुत्र बिंदुसार होता है और बिंदुसार जो होता है वह चंद्रगुप्त मौर्य और उसकी रानी दुर्धरा का पुत्र था। दुर्धरा कौन थी ये हम लोगों ने यह भी पहले से जान रखा है। दुर्धरा जो थी वह धनानंद की पुत्री थी। अगर बिंदुसार के पत्नी की बात की जाए तो इसकी दो पत्नियों का जिक्र इतिहास में हमें प्राप्त होता है। एक का नाम चारुमित्रा है और दूसरे का नाम जो है वह सुभद्रांगी है। और सुभद्रांगी जो थी वह एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी और इसके 3 पुत्र होते हैं, ऐसा इतिहास में हमें प्राप्त होता है ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर। हालांकि 3 में से 2 ही पुत्रों का नाम जो होता है वह हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलती है, जिसमें पहला नाम जो होता है वह सुसीम होता है और दूसरा जो होता है वह अशोक होता है, सम्राट अशोक। यहीं आगे जाके सम्राट अशोक बनता है। और तीसरा नाम जो होता है वह तिस्य होता है। अशोक और तिस्य जो थे वे दोनों सुभद्रांगी, दूसरी रानी सुभद्रांगी के बेटे थे। हालांकि जब हम लोग सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे आगे की क्लास में, तब हम यह जानेंगे कि यह सुनने को मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। तो इस प्रकार इसके प्रमुख पुत्र जो थे वो 3 थे। बिंदुसार को अमित्रघात और यूनानी भाषा में अमित्रोचेतस भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुनाशक, शत्रुओं का नाश करने वाला। तो बिंदुसार को अमित्रघात या अमित्रोचेतस भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे सिंहसेन और भद्रसार या मद्रसार भी कहा जाता है। बिंदुसार के काल में इसका मुख्य सलाहकार जो थे वह चाणक्य ही थे। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त के काल में भी थे और इसके काल में भी चाणक्य जो थे वो मंत्री थे और इनकी मदद से इसने अपने राज्यों का कंट्रोल जो होता है वह अपने हाथों में बनाए रखता है और पड़ोसी राज्यों से अच्छा संबंध रखता है, कायम रखता है। और चाणक्य की मदद से ही वह दक्षिण भारत में भी कर्नाटक को जीतता है। ऐसी जानकारी हमें विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर मिलती है। और इस प्रकार यह कहा जाता है कि बिंदुसार ने लगभग 16 राज्यों को अपने कंट्रोल में कर लिया था। सिर्फ कलिंग को छोड़कर समस्त भारत जो है इसके कब्जे में आ चुका था। यह उस समय की बात बताता है। और कलिंग जो है वह अशोक के काल में, कलिंग जो है वह अशोक के काल में जीता जाता है। जो कलिंग युद्ध जो होता है वो काफ़ी फेमस है, हम लोग आगे के क्लासों में पढ़ेंगे। बिंदुसार जो है वह आजीवक धर्म का संरक्षक था, इसीलिए इसे कभी हिंदू धर्म और जैन धर्म और आजीवक धर्म का अनुयायी भी कह दिया जाता है। आजीवक धर्म जो था वह हिंदू धर्म के ही समान था, उससे निकला हुआ था। और इसके पिता जो थे हम लोगों ने देखा कि वह जैन धर्म का अनुयायी था। तो इसे कभी कभी इतिहास में जैन ग्रंथ का अनुयायी, आजीवक धर्म का अनुयायी और कभी कभी इसे हिंदू धर्म का अनुयायी भी कह दिया जाता है। हालांकि यह आजीवक धर्म का संरक्षक था और पिंगल वत्स नामक आजीवक गुरु जो था इसके दरबार में रहता था। हमने बताया कि बिंदुसार की पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध थे
और इसी में एक सीरिया का राजा होता है जिसका नाम एंटीओकस होता है, एंटीओकस प्रथम। और सीरिया के राजा एंटीओकस प्रथम से बिंदुसार के काफ़ी अच्छे संबंध थे। इसकी जानकारी हमें इतिहास में प्राप्त होती है। और बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटीओकस से 3 चीज़ों की डिमांड करता है, 3 चीज़ों की मांग करता है। वह अपने पत्र में 3 चीज़ों की डिमांड करता है, जिसमें से वह कुछ मीठी शराब और सूखे अंजीर और एक दार्शनिक खरीद कर भेजने को कहता है, जिसमें सीरिया का राजा एंटीओकस जो होता है वह प्रथम 2 बातें अर्थात कुछ मीठी शराब और सूखे अंजीर को खरीद कर भेजने की सहमति देता है, जबकि दार्शनिक खरीद कर भेजने की असहमति जताता है और कहता है कि यूनानी नियम के अनुसार, यूनानी कानून के अनुसार यह संभव नहीं है। और यह जो होता है वह बड़े विनम्र शब्दों में इस बात की जानकारी सम्राट बिंदुसार को देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बिंदुसार के जो संबंध थे वह पड़ोसी राज्य एशिया के पड़ोसी सीरिया से काफ़ी अच्छे संबंध थे। और बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटीओकस प्रथम ने एक यूनानी राजदूत डाइमेकस को भेजा था और यह बिंदुसार के दरबार में रहता था। और इसे हम यूनानी राजदूत मेगास्थनीज का अगला वारिस भी कह सकते हैं या कहा भी जाता है। बिंदुसार के काल में हमें अधिक युद्धों की जानकारी या अन्य किसी जानकारी का काफ़ी अभाव है। इसके काल में तक्षशिला में 2 विद्रोहों का जिक्र मिलता है। 2 विद्रोहों का जिक्र मिलता है, 2 बार विद्रोह होने का जिक्र प्राप्त होता है। पहला विद्रोह जो होता है वह बड़ा बेटा सुसीम के कारण, उसके कुप्रशासन के कारण होता है। और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार जो होता है वह प्रथम बेटे सुसीम को भेजता है। और सुसीम से जब यह विद्रोह न दब पाता है, न दबाया जा सकता है, तब उसने अपने दूसरे पुत्र अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला भेजता है और अशोक ने इस विद्रोह को दबा दिया था, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और दूसरे विद्रोह के बारे में हमें जानकारी का अभाव है। बिंदुसार की मृत्यु जो होती है वह 272 ईसा पूर्व में हो जाती है, जिसके बाद अशोक जो होता है वह अगला मौर्य सम्राट बनता है। और सम्राट अशोक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और देखेंगे कि सम्राट अशोक जो होता है वह भारत का सबसे महान सम्राट साबित होता है, महान राजा साबित होता है।